बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज ग्राम पंचायत कांकरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हमारे बीच में उपस्थित हमारे झापेड़ा मंडल के कर्मठ मंडल अध्यक्ष भाई श्री निर्मल कुमार गुप्ता जी, उनके साथ भाटखेड़ा जनपद वार्ड के जनपद सदस्य श्री राधेश्याम जी राजौरा जी, श्री मुकेश जी चौधरी जी, भाई धर्मेंद्र जी धाकड़ जी, बद्रीलाल जी, श्री वीरेंद्र जी जैन साहब और हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदया, तहसीलदार महोदया, जनपद पंचायत खिलचीपुर के आदरणीय कार्यपालन अधिकारी महोदय और उपस्थित सभी विभाग के हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर महोदय, डॉक्टर भिलवारी साहब, श्री गौड़ साहब, श्री सेन साहब, आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय वेटरनरी अधिकारी महोदय साहब और उपस्थित सभी विभाग के साथ आज आपके बीच में जो विकसित भारत की संकल्प यात्रा लेकर हम आए हैं। अभी एक भाई बोल रहे थे कि विधायक महोदय क्यों नहीं आए, क्योंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र में 3 रथ चल रहे हैं एक साथ और तीनों रथों पे अलग अलग, जीरापुर माचलपुर क्षेत्र में चलता है, खिलचीपुर में एक झापेड़ा है, तो विधायक महोदय को जीरापुर ब्लॉक के दूसरे गांव में भी जाना जरूरी था। ये तो हमारा अपना गांव है और यहाँ वो हमेशा लगातार आते रहते हैं आपके बीच में, इसलिए वो नहीं आ पाए। मैं इसके लिए उनकी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं माफी चाहता हूँ और जब भी बीच में आप बुलाओगे वो आपके बीच में हमेशा आते रहेंगे। जैसा ये संकल्प यात्रा का नाम ही बता रहा है कि विकसित भारत, अभी हम थोड़ी देर बाद एक संकल्प भी लेंगे। माननीय मोदी जी ने तो संकल्प लिया है कि इस भारत को विकसित बनाना है और मोदी जी ने अनेक योजनाएं भी चलाई है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो हमारे देश के 10 वर्षों में हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाए, दुनिया के पटल पे हमारा गौरव बढ़ाए, हमारे भारत में विकास को नए आयाम दिए। पिछले 75 वर्षों में आपने देखा होगा कि इन 10 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में जो विकास हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता के चेहरे पर जो खुशी, जो प्रसन्नता लाने का प्रयास माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो पिछले 65 वर्षों में हमने कहीं देखने को नहीं मिला। एक कहावत है कि जाके पैर में फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पाए। जिसने कभी दुख नहीं देखा हो, जिसने कभी गरीबी नहीं देखी हो, जिसने कभी मजदूरों की पीड़ा नहीं समझी हो, वो व्यक्ति अगर कभी किसी भी शासन स्तर पर राज करेगा तो उसे गरीबों के दुख दर्द का महसूस नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे बीच है, हमारे जैसे गरीब परिवार से आज काम करते करते देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो हम सब गरीबों का दुख दर्द समझते हैं, वो हम गरीबों की पीड़ा भी समझते हैं, उनको हमारी जरूरत भी महसूस है कि क्या किया जा सकता है कि इस देश का विकास हो, क्या किया जा सकता है कि गरीबों के चेहरे पर खुशी आए, क्या किया जा सकता है कि एक मजदूर सुखी और प्रसन्न हो। और इन सारी योजनाओं पर अध्ययन करके उन्होंने योजनाएं लगाई, लागू किए। हम गाँव में रहते हैं, हमारी पीढ़ियां गुजर गई, यही परिवार का मकान बनाने का सपना देखते देखते मर गए, उनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियां निकल गई, वो अपने छत पे पक्की छत में देखते। ये सपना मोदी जी ने देखा था कि 2024 के अंत तक किसी भी गरीब को कच्चे मकान में नहीं रहना चाहिए। 1000 ग्राम पंचायत है, उन्होंने एक ग्राम पंचायत में सैकड़ों मकान प्रधानमंत्री आवास के नाम से बनाए जाए। और आज कई गरीब हम गांव में जाते हैं, आपके गांव में भी आए पहले, और कई लोग, कई माता बहने जब पक्के मकान के नीचे बैठते हैं तो उनके मन प्रसन्न हो जाता है
वो भगवान का भी धन्यवाद करते हैं और मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं। और वो कहते हैं कि साहब हमारे जीवन में कभी सोचा नहीं था कि हम भी किसी पक्के मकान के नीचे बैठेंगे, और आज ये मोदी जी की देन है कि आज हम पक्का मकान बना के हमारा बैठे। तो उन्होंने गरीबों के चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास किया। कोरोना काल आया था, दुनिया में एक संकट पैदा हुआ था, कई बीमारियों से मर रहे थे, लोगों को मजदूरों को काम करने के लिए रोजगार बंद हो गए थे, खाने के लाने पड़ गए थे। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार 1 रुपए किलो में गेहूं चावल देती थी, लेकिन मोदी जी ने गरीबों के दर्द को समझा। माननीय मोदी जी ने कहा कि 1 रुपए किलो भी अनाज का नहीं लेंगे, पूरा निःशुल्क देंगे गरीबों को। और वो आज भी हम कई गरीब हजारों लाखों परिवार निःशुल्क अनाज लेकर के उस योजना का लाभ लेते हैं। हम गांव में रहते थे, हमारे गांव में माता बहनों की डिलीवरी होती थी, माता बहनों को प्रसव जब होता था, प्रसव पीड़ा होती थी, तो गांव में अनट्रेंड दाई गांव में प्रसव कराती थी। उस समय कितने बच्चों की मौत हो जाती थी, कितनी माताओं की मौके पे मौत हो जाती थी। गरीब आदमी गाड़ी करके अपने साधन से अस्पताल तक जाने का साधन नहीं जुटा पाता था, तो हमारी सरकार ने चिंता की है जननी सुरक्षा योजना चलाकर कि अगर किसी गरीब के घर में किसी गरीब की बेटी की, किसी गरीब की बहू की अगर डिलीवरी होती है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका एक फोन लगाएगी, आपके घर में यही एम्बुलेंस आएगी और जननी एक्सप्रेस की गाड़ी अस्पताल में ले जाएगी और वह सुरक्षित प्रसव करा करके 3 दिन तक उसको भर्ती रख के और 3 दिन बाद वापस छोड़ने भी आती है। प्रसव के बाद में माता बहनों के आर्थिक समस्या आती थी, उनको कुछ खिलाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन कभी कभी माँ बाप और सास ससुर उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते थे। तो ये चिंता भी हमारी सरकार ने करी है कि आज इसको 16,000 रुपए नगद भी देते हैं डिलीवरी के साथ, ताकि वो बेटी, वो बहू किसी के मुंह की तरफ नहीं देखे और उसके खाने पीने की पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से। हमारे गांव में जब गरीब आदमी का बेटा बीमार हो जाता था, गरीब व्यक्ति के परिवार में कोई बीमार हो जाता था, तो इलाज के अभाव में उसकी यही मौत हो जाती थी। उसको बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं रहते थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी दर्द को समझते थे, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी गरीब के गरीब घर में, किसी गरीब परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो उसको बड़े से बड़े अस्पताल में अगर इलाज कराने के लिए जरूरत पड़ेगी तो 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था सरकार करेगी। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाए, घर घर में बनाने के लिए हमारे ग्राम पंचायत के सचिव महोदय, रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सारे लोग आप लोगों को बीच में बार आए और उन्होंने कहा कि आप आयुष्मान कार्ड बनाइए, आपका 1 रुपया भी आयुष्मान कार्ड बनाने में खर्च नहीं होगा। और अगर ये कार्ड रहेगा तो हम हमारे परिवार में भगवान नहीं करे, लेकिन कभी कभी कोई बीमार हो जाए तो आप जहाँ वो सुविधा मिलती है, बड़े से बड़ा अस्पताल हो, तो 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। अभी भी जिन भाइयों ने आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया हो, तो हमारे गांव के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, इन्हीं को आईडी की। अब आपको झगड़ा, खिलचीपुर, जीरापुर, राजगढ़ जाने की आवश्यकता नहीं। ये बहनें हैं आपको घर बैठे हमारे गांव में आयुष्मान कार्ड बनाएगी। ऐसी अनेक योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई है। आज आप सबके बीच में एसडीएम मैडम, तहसीलदार मैडम, डॉक्टर साहब, सारे अधिकारी आपके बीच में आए। मोदी जी ने चिंता की है कि जो मैंने योजनाएं चलाई है, क्या योजनाएं आम आदमी तक, गरीब आदमी तक पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि हम लोग गाँव में जो रहते हैं बहुत लापरवाह भी रहते हैं। जब सरकार की योजनाओं का प्रचार किया जाता है तो हम कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले, 7-8 महीने पहले लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई और हम घर घर गए, गांव गए, प्रचार किया कि सारे अपने कागज लेकर आइए, अपना आधार कार्ड, अपनी बैंक का अकाउंट, अपनी परिवार आईडी, अपना वोटर कार्ड, और अगर कोई लाडली बहना के पात्र बहन है तो उसका पंजीयन कराइए, उसकी केवाईसी कराइए, उसको 1,000 रुपये महीना, 1,200 रुपये, 50 रुपये महीना सरकार देगी। लेकिन अब लोगों ने, कई बहनों ने लापरवाही की, कई बहनों ने कहा कौन देगा 1,000 रुपये महीना, कौन देगा 1,250 रुपये महीना। और जब ये मिलने लग गया तो आज कई माता बहनें परेशान हो गई, क्योंकि उस योजना की अभी आईडी बंद है। जब पोर्टल चालू होगी तो अभी फिर जुड़ेगा जो भी माता बहनें छुट्टी हुई है। लेकिन आप सबको करना क्या है, हम आपके बीच में इसीलिए आए हैं कि जो भी माता बहनें छुट्टी हुई है अपने सारे कागज कंप्लीट करवा लीजिए। सारे कागज एक आवेदन बना के ग्राम पंचायत के सचिव महोदय के पास जमा करा दिया। पोर्टल जब भी खुलेगी, अल्प समय के लिए खुलेगी, कुछ दिन के लिए खुलेगी,
और उस समय आप फिर कागज इकट्ठे करने में लग जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, फिर कोई छूट जाएगी। इसलिए सारे कागज कंप्लीट कीजिए। आज हमारे बीच में पटवारी जी भी उपस्थित है, तहसीलदार मैडम भी उपस्थित है। अगर किसी परिवार में हमारे परिवार के मुखिया के नाम पे जमीन रहती है, माँ के नाम पे रहती है, पिताजी के नाम पे रहती है, अगर जिसके नाम पे जमीन है उसकी मौत हो जाती है, 2 बेटे 4 बेटे अगर उनका नामांतरण नहीं हो पाता है तो आज ही पटवारी जी को आवेदन दीजिए। एडीएम मैडम भी यही है, जल्दी से जल्दी निराकरण करके आपका बंटवारा किया जाएगा। अगर किसी का नामांतरण पेंडिंग है, अविवादित बंटवारा पेंडिंग है, किसी के रास्ते का विवाद है, किसी को सीमांकन कराना है, तो आप सब लोगों के बीच में हम सब यहाँ आए तो अपनी समस्या का आवेदन लिख के दीजिए, कागज लगाइए, कौन सी जमीन का बंटवारा बाकी है, कौन सी जमीन का नामांतरण बाकी है, आपके सारे काम कराएंगे। एक और जैसा अभी मैंने कहा था कि जननी सुरक्षा योजना में 16,000 रुपया भी देते हैं, घर पे गाड़ी लेने भी आती है, डिलीवरी कराने के बाद जोड़ने भी आती है, लेकिन उसके लिए कुछ कदम हमें भी उठाने पड़ेगा। कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। हमें केवल इतना करना है कि घर में जैसी बहू को बेटी को गर्भ का पता चले, हमारी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम सिस्टर जो भी आती है उनके पास हमें पंजीयन कराना पड़ता है। और पंजीयन डिलीवरी के कम से कम 3 महीने पहले तो पंजीयन कराना ही कराना है। अगर हम समय से पंजीयन नहीं करा पाएंगे तो हमें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। जैसे शुरू हेलो स्टार्टिंग के 3 महीने में पंजीयन कराना पड़ता है। जैसे ही गर्भवती को पता चले कि लाइट गई, बता इधर बैठा। तो साथियों, जैसा आप बता रहे थे अभी हमें बड़ी खुशी हुई, आपके सरपंच साहब ने कहा था कि मैं इस पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत करना चाहता हूँ। लेकिन हम तो यहाँ आपके बीच में संकल्प ले रहे हैं कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उन्होंने तो संकल्प लिया है कि पूरे भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। और भ्रष्टाचार मुक्त करने की शुरुआत कहाँ से हुई? जब आप लोगों का कहा कि भाई जनधन में खाता खुलवाइए। पहले जब जनधन में खाता खोलने के लिए लोगों से निवेदन किया कि अगर आपके पास बैंक में खाता खोलने का पैसा नहीं है तो आप तो 0 बैलेंस पे खाता खुलवाइए, केवल कागज लेके बैंक में जाइए, आपको 1 रुपया जमा कराने की जरूरत नहीं है। उस समय भी कई लोगों ने मजाक किया, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है ऐसे लोगों ने हंसी बनाई थी कि जब पैसा ही नहीं है तो खाता खोलने की जरूरत क्या है। लेकिन जब लोगों के खाते खुल गए तब पता चला कि जननी सुरक्षा का पैसा सीधा बहन के खाते में जाता है। प्रधानमंत्री आवास अगर किसी का स्वीकृत हुआ है तो उसका पूरा पैसा उसके खाते में जाता है। अगर किसी को किसी की पेंशन मिलती है तो पेंशन सीधी खाते में जाती है। भ्रष्टाचार तो पहले हुआ करता था जब इंदिरा आवास के नाम पे 30,000 40,000 स्वीकृत होते थे और यहाँ घर तक आते आते उसके बाद 20,000 रुपये भी नहीं होते थे। जब भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प तो पूरे देश ने लिया और आज हम आपके बीच में इसीलिए आए कि आप सबको भी इसमें हमें सहयोग करना है, आप सबको भी संकल्प लेना है कि कैसे हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त। मध्य प्रदेश सरकार जब से काम करने लगी है, मोदी जी जब से 2014 से आए हैं, पहले की सरकारें विदेशों में लोन लेने के लिए जाते थे। पहले के जब प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते थे तो दूसरे देशों के सामने झोली फैलाने जाते थे। अब हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो देने के लिए जाते हैं, गरीब देश को निःशुल्क दान करके आते हैं, गरीब देश की मदद करने जाते हैं, कभी किसी देश के सामने झोली फैला के मांगने नहीं जाते हैं। जब से उन्होंने ईमानदारी का संकल्प लिया है, जब से उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया है, हमारे देश में इतना टैक्स इकट्ठा होता है कि हमें किसी के पास पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। कई लोग गलत जानकारी देते हैं। अभी कल एक बात हम कह रहे थे कि मोदी जी ने काम तो बहुत बड़े बड़े किए, मोदी जी अनुदान खूब दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, 5-5 लाख के इलाज करा रहे हैं, फ्री में गेहूं चावल दे रहे हैं, लेकिन जब ये चले जाएंगे तो हमारे देश के ऊपर करोड़ों अरबों का कर्जा कर जाएंगे। वो कर्जा तो हमें ही देना पड़ेगा। इनकी बात है, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। भारत सरकार अब किसी से कर्जा नहीं ले रही है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो देखना, मोबाइल पर सर्च करना कि 1 महीने में हमारे यहाँ जीएसटी लाखों करोड़ में इकट्ठी होती है। और वो जीएसटी किससे ले रहे हैं? जो बड़े बड़े उद्योगपति टैक्स की चोरी कर रहे थे।
बड़े बड़े व्यापारी टैक्स की चोरी कर रहे थे, बड़े बड़े अधिकारियों के पास लाखों करोड़ों रुपया तनख्वाह मिलती थी, लेकिन वो टैक्स जमा करने के नाम पे झूठे खर्चे दिखा देते थे। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को आज इनकम टैक्स और जीएसटी के नाम पे सरकार से इतना पैसा मिल रहा है कि हमें किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा देश इतना सक्षम है कि हमें किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं। अभी एक देश में आप सब लोगों ने सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, तो उस देश के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री जी के पैर छुए। सबने देखा होगा वीडियो। आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री का किसी देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री ने पैर नहीं छुआ है। पत्रकारों से पूछा, पत्रकारों ने प्रधानमंत्री से, उस राष्ट्रपति से पूछा कि भाई भारत के प्रधानमंत्री मोदी में ऐसा क्या है कि आप उसके पैर छू रहे हो, आप इस देश के सबसे बड़े मुखिया हो, राष्ट्रपति हो। तो उस व्यक्ति ने एक जवाब दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो मोदी जी के नाम पे आप जोरदार तालियां बजाना, मैं बताऊंगा। उस राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे देश की जनता आज जिंदा बची हुई है, अगर आज मेरे देश की जनता खुश है तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से खुश है। उन्होंने भाई ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोरोना फैला, दुनिया में हाहाकार मची, हमारे देश में भी एक एक व्यक्ति तड़प तड़प के मर रहा था, हमारे पास दवाइयां नहीं थी। दुनिया में अगर सबसे पहले कोरोना का वैक्सीन तैयार किया है तो भारत में तैयार किया है। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों का जब कोरोना वैक्सीन लग गया तो उन्होंने दूसरे गरीब देश जिनके पास वैक्सीन नहीं था, उन लोगों को निःशुल्क वैक्सीन भारत में पहुंचाया। और उस देश के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का वैक्सीन हमारे देश में आया, हमारे लोगों को टीका लगा, तब जाके हमारे देश की जनता आज जिंदा दिख रही है। तो मैं तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी का पैर क्या छूं, हमारी तो ऐसी इच्छा होती है कि इनकी पूजा करें, हमारे देश में मंदिर बनाए। ऐसा प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी है जो हमारे देश की तो चिंता करते ही है, लेकिन दुनिया के गरीब देशों की चिंता भी करते हैं, पड़ोसी देशों का भी ख्याल रखते हैं, और जो हमारी मदद करता है उसकी हम वो भी मदद करते हैं। साथियों में आपको सबको पता है, पहले मैं मिलिट्री में था। जब मैं मिलिट्री में था जम्मू कश्मीर में, तो हमारे हाथ में राइफल रहती थी, लेकिन पीछे से जो कुछ आतंकवादी संगठन के जो लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, हम लोगों के ऊपर पत्थर फेंकते थे, हमारे हाथ से हेलमेट छुड़ा लेते थे, हमें धक्के मारते थे। लेकिन हम इतने मजबूर थे, हम इतने लाचार थे कि उनके ऊपर हम गोली नहीं चला सकते। उस समय के प्रधानमंत्री भी लाचार थे। जब परिवार का मुखिया कमजोर होता है तो वहाँ की पूरी देश जनता भी अपने आप को कमजोर महसूस करती है। आज हमारे भारत की सेना, आज हमारे भारत के रक्षा सैनिकों का मनोबल इतना ऊंचा है मोदी जी की वजह से कि पहले हमारे देश के सैनिकों की गर्दन काट करके ये हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने फुटबॉल की तरह गर्दन को खेला, फुटबॉल बना के खेला। और हमारे मोदी जी के पहले के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम इनका विरोध करते हैं, हम इनकी भर्त्सना करते हैं, हम इनकी निंदा करते हैं। और मोदी जी ने कहा अगर तुम एक शेर काटोगे तुम तुम्हारे घर में घुस के 4 शेर काटोगे। और एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आप लोगों को पता है, जब यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया, 35-40 सैनिकों को मार दिया, तो हमारे भारत की सेना पाकिस्तान में घुस के गई और रातों रात सैकड़ों हजारों लोगों को बर्बाद करके और सर्जिकल स्ट्राइक करके आ गई। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री। तो जब परिवार के मुखिया ने दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ाई है, तो हमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी की इज्जत बढ़ाना है, उनके हाथों को मजबूत करना है, उनके विचारों को मजबूत करना है। उन्होंने आज हमारे बीच में एक संकल्प भेजा है, एक पत्र भेजा है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि उनकी जो कामना है, उनका संकल्प है, उस संकल्प को हम सबको पूरा करना है, हमें पढ़ना है। केवल देश आर्थिक रूप से सक्षम होने से देश मजबूत नहीं होगा, हम धनवान हो जाएंगे तो हमारा देश मजबूत नहीं होगा, हम केवल आर्थिक रूप से ताकतवर हो जाएंगे तो हमारा देश विकसित नहीं होगा। विकसित देश होने के लिए हमें आर्थिक रूप से तो संपन्न होना ही है, हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होना है। कल युवा दिवस था, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक देश का युवा शारीरिक रूप से ताकतवर नहीं होगा, कभी कोई देश ताकतवर नहीं होता। जब तक देश का युवा स्वस्थ नहीं होगा, कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमें स्वस्थ भी रहना है, हमारे गांव में स्वच्छता भी रखना है। सरकार योजनाएं देती है, सीसी रोड बनाने के लिए पंचायत को पैसा देगी, नालियां बनाने के लिए पंचायत को पैसा देगी, लेकिन अगर उन नालियों में हम हमारे घर का कचरा निकाल के डाल देंगे और हमारे घर के सामने पानी नहीं बहने देंगे, तो पानी कहाँ बहेगा? बाजार के बीच में जाके बहेगा। जब बाजार के बीच में नालियां बहेगी तो हम हमारे घर में जाएंगे तो हमारे जूते के द्वारा, कीचड़ के द्वारा और जितने भी नुकसान और देने वाले हैं, हानिकारक बैक्टीरिया हैं, वो सारे हमारे घर में जाते हैं। हमारे मवेशी घर में जाते हैं तो मवेशी के पैर से कीचड़ हमारे घर में जाते हैं और वो बीमारियां पैदा करते हैं।
हम कितनी मेहनत करके खेती करते हैं, लाखों रुपए जब हमारे बीमार हो जाते कोई व्यक्ति तो हम अस्पताल में देते हैं। हम इतनी मेहनत की कमाई को अस्पताल में नहीं जाने देंगे, और अस्पताल में जाने से बचने के लिए हमें स्वच्छता की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, स्वस्थ रहना पड़ेगा, हमारे परिवार को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा और हमारे पड़ोसी को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। हमारे घर में भी स्वच्छता रखना पड़ेगी और हमारे पड़ोसियों की भी स्वच्छता रखना पड़ेगी। इसके पहले मैं भी अस्पताल में नौकरी करता था। एक बार WHO की टीम आई थी डॉक्टर, तो WHO की टीम आई तो उनके साथ मुझे भ्रमण करने का मौका मिला जब मैं अस्पताल में नौकरी करता था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम हमारे देश को हजारों करोड़ रुपए अनुदान क्यों देते? WHO एक ऐसा दुनिया का संगठन है जो कमजोर देश है उनको पैसा दे करके और सरकार के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो मैंने कहा उनका तुम ये इतना पैसा अनुदान का हमें देते हो, इसके बदले में तुम्हें क्या मिलता है? तो उन्होंने कि हमें कुछ नहीं मिलता है, हमारा देश विकसित देश है, हमारे देश में कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता, हमारे देश में कोई व्यक्ति गंदगी नहीं फैलाता है। लेकिन जब तुम्हारे भारत जैसे गरीब देश के लोग बीमार होकर हमारे देश में आते हैं तो हमारे यहाँ बीमारी फैलाते हैं, इसलिए हम इसलिए पैसा देते हैं कि तुम भी स्वस्थ रहो भैया, तुम बीमार मत हो ताकि हमें भी बीमार नहीं करो। तो जब एक पड़ोसी देश सोच सकता है कि हमारा देश स्वस्थ रखना हो तो हमें पड़ोसी देश को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा, तो हम क्यों नहीं सोचे कि मुझे स्वच्छ रहना है तो मेरे पड़ोसी को भी स्वच्छ रहना सिखाओ। अगर हमारे घर का कोई पड़ोसी घर से कचरा निकाल के बाहर फेंकता है तो उसे कहना कि भैया आज फेंक दिया, आज के बाद कचरा घर के बाहर नहीं फेंको। ये बाजार में गंदगी होती है, उनसे मेरे घर में भी आती है। अगर कोई अपने घर की नाली का पानी बाजार में निकालता है तो उसे कहो कि भाई ये तुम्हारे घर की नाली का पानी बाजार में नहीं बहना चाहिए, ये घर की नाली के किनारे किनारे बहना चाहिए, ये तुम्हारे घर की गंदगी से मेरे घर में बीमारी फैलती है। अगर हम सब संकल्प लेंगे तो एक दिन निश्चित हमारे भारत को स्वच्छ बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे और विकसित बनाएंगे, शिक्षित बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ में मोदी जी का जो संकल्प पत्र है आप सब लोगों को पढ़ा के सुनाना चाहता हूँ और सबसे 1 मिनट के लिए निवेदन करूंगा कि सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और अपना दाहिना हाथ आगे करके संकल्प जैसा मैं बोलूंगा वैसा बोलूंगा। कृपया खड़े हो जाए अपनी अपनी जगह और सब अपना दाहिना हाथ खड़ा करें और जैसा मैं बोलूंगा आप लोगों को भी बोलना। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। 1 मिनट का मोदी जी का एक पत्र है, उन्होंने गांव की जनता के नाम पे एक पत्र लिखा है और उसे कहा कि गांव वालों को एक पत्र पढ़कर सुनाना। तो मैं मोदी जी की तरफ से आप सब लोगों को एक पत्र सुना रहा हूँ, कृपया ध्यान देकर सुने। नमस्कार भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम। आप सभी के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने विकास के एक महत्वपूर्ण सोपान को पार कर लिया। विकसित भारत से आपको परिचित कराने के लिए हमारी सरकार एक संकल्प यात्रा पूरे देश में आयोजित कर रही है। मैं आप सभी का इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्वागत करता हूँ। यह यात्रा भारत की सभी ग्राम पंचायतों में जाएगी और सभी को भारत सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं से हुए परिणामों के बारे में बताएगी। इसको आप इन योजनाओं से होने वाले लाभ से तो परिचित हो ही जाएंगे, साथ ही जिन नागरिकों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है वे भी इसका लाभ उठाने के प्रति जागरूक हो जाएंगे। ये यात्रा देश की लगभग 2,70,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंचकर जन सामान्य और सरकार के बीच की दूरी को कम करेगी। यह पहली बार है जब कोई सरकार आपके दरवाजे तक पहुंच रही है। ये यात्रा आप सभी को बताने के लिए सभी नागरिक सरकारी योजनाओं के हकदार हो।
इन योजनाओं के क्या लाभ, योजनाओं से कैसे जुड़े, कहाँ पे आवेदन करें, ये सब हम आपको आपकी पंचायत में आकर बताएंगे। आपके हक को आपके घर पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ हुआ है। हर विभाग को हमारे साथ जोड़ना, हर एक को घर, अनाज, रसोई, गैस, लोन, पढ़ाई, दवाई, नल, जल, शौचालय आदि का हक दिलाना। हर एक भाई बहन, बड़े हो या छोटे, बच्चे हो या बूढ़े, क्या आप भारत माता को विकसित बनाने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ है तो मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बोलिए भारत माता की। पदाधिकारियों के सामने हमारी पंचायत की कुछ समस्याएं हैं, कुछ मांग है, वह मांग पत्र प्रस्तुत करें और आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के पधारे मुख्य अतिथि परम सम्माननीय शाह कोषाध्यक्ष आदरणीय बालचंद जी साहब, जनपद सदस्य नाटखेड़ा से आदरणीय राधेश्याम जी राजौरा साहब, आदरणीय मंडल अध्यक्ष श्री निर्मल गुप्ता जी साहब, आदरणीय मुकेश जी चौधरी साहब, आदरणीय जैन साहब, आदरणीय वजीरलाल जी साहब, सम्माननीय मंच, सम्माननीय अधिकारीगण और सम्माननीय मेरे गांव की देवतुल्य जनता जनार्दन और सभी पत्रकार बंधु, आपका ग्राम पंचायत काकरिया की ओर से मैं तहे दिल। साथियों, आप सभी जानते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विकसित हो रहा है। हमें 140 करोड़ भारतीयों को गर्व है हमारे प्रधानमंत्री जी पर कि भारत तरक्की कर रहा है, विश्व में भारत का डंका बज रहा है। आज विश्व में भारत का नाम रोशन हो रहा है। हमें गर्व है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले हैं जिनके नेतृत्व में देश हमेशा आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश हमेशा स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज मध्य प्रदेश में 23,012 पंचायतें विकास से वंचित है, जिसमें मेरा गांव भी है कि हम सरपंच होते हुए गांव में विकास को गति नहीं दे पा रहे। इसमें सरकार को बहुत गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हम पंचायत को स्वर्णिम पंचायत बना सकते हैं। ग्राम पंचायत काकरिया को हमने पहले भी बहुत आवाज उठाई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारी सुदूर सड़क लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 10 पंचायतों को दी गई थी, लेकिन इसमें काकरिया पंचायत को कैंसिल किया गया और गांव के सब लोग आकर हमसे बोलते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सरकार के समक्ष ये बात रखें और इस पंचायत को विकास में अपनी सहभागिता प्रदान करें। सम्मानीय सभी अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, मैंने मेरी पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया। मेरे गाँव में 1 रुपए का कोई आरोप नहीं लगा सकता है मेरे ऊपर, लेकिन हमें बहुत दिक्कत आती है सम्मानियों, क्योंकि जहाँ भी जाते राजनीति काजल की पोटरी है, जो इसमें जाता है काला होकर ही निकलता है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं में ईमानदारों पर सक्रिय रहना, बेदाग छवि बनाए रखना बहुत कठिन है साथियों। गड्ढा और गड्ढे में कुआं खोदा जाता है, जिससे मैं बड़ी बाती जानता हूँ, मैं गुजर रहा हूँ उससे। आज मेरे गाँव में एक भी बीपीएल नहीं बना, क्या कारण रहा? क्योंकि गांधी जी चाहिए और मैं किसी से लेता हूँ ना देता हूँ, स्पष्ट रहता हूँ और ये चीज मैं रखता हूँ। तो सभी अधिकारीगण भी हमारा सहयोग करें कि मैंने इस पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए, विधानसभा भ्रष्टाचार मुक्त बने, जिला भ्रष्टाचार मुक्त बने। इसके लिए सभी नेतागण और अधिकारीगण साथ देंगे तो हम इस पंचायत में विकास करवा पाएंगे, नहीं तो साथियों कुछ भी नहीं होगा इसमें। क्योंकि नल जल योजना में गाँव वंचित है, सिंचाई परियोजना में वंचित है, तो सिलावट की जल संसाधन मंत्री थे, पिछली बार भी उनके पास गए, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है और आज तक वो लाइन हमारी पूरी नहीं हुई। हमने सभी से निवेदन किया, कांग्रेस भाजपा सभी से, तो हम आप सभी एकत्रितता से निवेदन करते हैं कि आप इसको आगे बढ़ाएं और पेयजल व्यवस्था में मेरे गांव की लाइनें चालू करवाएं, नल जल व्यवस्था की लाइन चालू करवाएं ताकि हम ग्रामीणों को पानी मिल सके। और जो रोड जो दिक्कत आ रही है, सुदूर सड़कें हैं, वो जल्द से जल्द हमारी सड़कें स्वीकृत हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हम आशा और अपेक्षा करते हैं आपसे कि ये कुछ प्रमुख मांगे हैं मेरी, जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुदूर सड़क निर्माण वैष्णो देवी मंदिर से सिकंदरी चौक तक, सुदूर सड़क निर्माण पानी की टंकी मूंगा काकड़ तक, सुदूर सड़क निर्माण जीरी रोड से पठार तक, साथ ही सामुदायिक भवन निर्माण, एक सामुदायिक भवन की राशि हमें प्रियवत जी कांग्रेस के विधायक उन्होंने 5 लाख रुपए स्वीकृत किए, जो भी अभी हम करवा रहे हैं। और
हम भी आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमें भी कुछ राशि मिले विधायक निधि से भी, तो ये सामुदायिक भवन का निर्माण हो सके। गांव में गौवंश के लिए हमने अभी जो टंकी की बाउंड्री वाल बना उसमें गौशाला कन्वर्ट करवाई है, लेकिन उसके ऊपर एक टीन शेड की व्यवस्था हो जाए तो गौवंश के लिए एक छाव की व्यवस्था हो जाए। और हमने हमारे कुएं से पानी की व्यवस्था उस कुएं में कर रखी थी, जिसमें ठेर बना रखी, सारी गायें उसमें पानी पीती है। हमें एक शासकीय बोर भी नहीं मिला इस गाँव को, वो भी नसीब नहीं हुआ कि एक बोर हो जाए तो हम पानी की व्यवस्था को दुरुस्त कर पाए, लेकिन सिवा चक्कर काटने के कुछ नहीं होता है। तो मेरे सम्मानीय हमारे जनपद के परम सम्मानीय सीओ साहब भी विराजित है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इस पंचायत की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें तो बड़े सौभाग्य की बात होगी और हमें विकास करने में बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे। आपका सहयोग अगर हमें मिलेगा तो निश्चित ये गाँव स्वर्णिम तालुका और स्वर्णिम पंचायत, विकसित पंचायत में कन्वर्ट बिल्कुल होगा। मैं यही आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तमाम तरह की योजनाओं से अवगत कराएंगे और हाँ सर। तो ये हमारी स्वागत की बेलाएं चल रही है और हम सबको मंचासीन अधिकारियों का, मंचासीन नेताओं का हम सबको सानिध्य मिला है, इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली है। और तमाम योजनाओं के बारे में आप सबको बताया जाएगा। मैं हमारे पटेल भाई से निवेदन कर रहा हूँ रमेश जी से कि उप सरपंच रामकेला जी गांधी का भी आप स्वागत करें। खिलचीपुर से आदरणीय एसडीएम महोदय आ चुकी है, आपका भी तहे दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आए आपके तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास है और उनके स्वागत के लिए हो कृपया करके आप भी मंच पर पधारें। और हम कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। स्वागत की ये जो मेला हमारी और लिए सर आए हैं, आपका स्वागत है। इस स्वागत की मेला में थोड़ी देर के लिए मुझे भी संचालन करने की अनुमति दें और इस कार्यक्रम में जो मेरे पूर्व में संचालन कर रहे थे भाई राधेश्याम, मैं हमारे स्वास्थ्य विभाग के देवसिंह डांगी से अनुरोध करूंगा कि उनका आगे स्वागत करें। धन्यवाद सर, आपने इस समझा। अरे नहीं ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे वरिष्ठ आदरणीय गैर सर से मेरा स्वागत है कि हमें कहीं ना कहीं नई ऊर्जा प्रदान करेगा।
अब चूंकि आयोजक मंडल का कभी स्वागत नहीं होता है, लेकिन सर का आशीष है तो आपका स्वागत है। इसलिए मैं अब जब मेरा स्वागत हुआ तो मेरे सीनियर अधिकारी आदरणीय शिव चरण जी दांगी सचिव सर भी बैठे हैं, मैं मेरी टीम से आग्रह करूंगा सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का की अगली कड़ी यार भारत माता की बहुत धीरे से बोल रहे हैं यार। जिस देश में हम लोग रह रहे हैं उस मातृभूमि की तो ऐसी आवाज आनी चाहिए कि ये आवाज पूरे विश्व में गूंज जाए। बोल भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, ग्राम काकड़िया वाले सभी नागरिकों की। ग्राम काकड़िया पंचायत में हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा को लेकर के आए हमारे जिला के कोषाध्यक्ष भाई बालचंद जी दांगे जी, छापेड़ा मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई निर्मल जी गुप्ता जी, छापेड़ा के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बद्रीलाल जी पटेल साहब, एक और बद्रीलाल जी कोड़ साहब, बाकी सभी मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारीगण, सभी विभाग से पधारे हुए हमारे एसडीएम मैडम जी, इंदर मैडम जी, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई विभाग, उद्यानिक विभाग, सारे विभाग के कर्मचारी जन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस विभाग, पशु विभाग, इस यात्रा में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इस गांव से पधारे हुए सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें और आशा कार्यकर्ताएं, मेरी बहनें, साथियों, आज आपको ये सारा जो सरकार के कर्मचारी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी, भारतीय जनता पार्टी का नेताओं को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लोग आज इस गांव काकड़िया में क्यों आए। चुनाव है ना किसी पार्टी का कोई कार्यक्रम है, लेकिन साथियों ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक विकसित भारत, हमारा देश को कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए हिंदुस्तान की 2,70,000 ग्राम पंचायतों में गांव-गांव जाकर के सरकार के कर्मचारी, पार्टी के नेतागण सभी आप लोगों से आपकी समस्याओं को सुनने के लिए आपके सामने है। साथियों, ये उन गरीब आदमी की एक योजना है। एक गरीब आदमी का बेटा जब चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना, उस देश गरीब आदमी का बेटा ने जितने भी योजना जो चलाई, उन गरीब किसान, मजदूर, उन लोगों के लिए चलाई साथी। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 से लेके आज तक मध्य प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की ऐसी बहुत सारी योजना है जो आम जनता उनके फायदा के लिए ये प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक नेता आपके सामने साथी। जब इसके पहले इस देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े राजा और महाराजा बनते थे, बड़े बड़े उद्योगपति बनते थे, उनकी जितनी भी योजनाएं थी वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए थी, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लिए थी। लेकिन जब एक गरीब चाय वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना,
उस देश के प्रधानमंत्री ने, उस गरीब के बेटे ने जितनी भी योजना है, आज आयुष्मान कार्ड देख लो, वो गरीबों के लिए आज 5 लाख तक का इलाज आपका फ्री है। किसान कार्ड देख लो, किसान कार्ड के माध्यम से हिंदुस्तान के सभी गरीब किसानों को उसका बेनिफिट और लाभ मिल रहा साथियों। उज्ज्वला के माध्यम से हमारे देश के प्रत्येक माताओं को गैस कनेक्शन मिला, उससे उनको काफी बेनिफिट हुआ साथियों। आज प्रधानमंत्री सड़क देख लो, गांव-गांव जोड़ने का काम किया, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, पूर्व प्रधानमंत्री जी का, उनके हमारे देश के प्रत्येक जो गांव में गरीब लोग निवास करते हैं, उन लोगों को हम एक गांव से दूसरे गांव कैसे जोड़े। गांव-गांव सड़क योजना हमारे प्रधानमंत्री जी की है, उस प्रधानमंत्री जी की योजना को हमारे आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी गांव-गांव सड़क बना रहे साथी। अटल ज्योति के माध्यम से देख लो आप, प्रत्येक गांव में लाइट 24 घंटा मिल रही साथियों। पहले जब हम 2003 में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकारें होया करती थी, राजा महाराजा की सरकार होया करती थी, उसमें लाइट जब भी आती थी मात्र मेहमान के वक्त आती थी, मात्र 2 घंटा 3 घंटा के लिए 24 घंटे में लाइट आती थी साथियों। जब हम इंतजार करते थे किसी प्रकार का, अगर हम कोई धारावाहिक देखते थे, याद करते कि यार 9 बजे लाइट आएगी, 9 बजे हमको आ जाना है। आज की कंडीशन में 24 घंटा हमारे यहाँ लाइट रहती है। अगर 1 या 2 मिनट भी लाइट चली जाती है तो हर आदमी, एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता सुपरवाइजर साहब को फोन करता, साहब हमारे यहाँ लाइट अभी चली गई, क्यों चली गई। ये कंडीशन है साथियों आज मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की, इन गरीब किसान की। जब भी इस देश में उस गद्दी पर गरीब किसान का बेटा बैठता है, वही योजना गरीबों के लिए लेके आता है। जब जब राजा महाराजा बैठते हैं तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों की सोचते हैं, बड़े बड़े आदमियों की सोचते हैं, उनको छोटे मोटे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मेरा आज सबसे आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन है, जब भी जो आदमी अपने दे रही हो, जैसी योजना को लाभ हम तब ले रहे, आप सब गरीब लोग, उन गरीब लोगों को भी फर्ज पड़े, जैसे जैसे उनकी जरूरत लगे तो उनको आप पर सभी ध्यान रखो, फूल पे बटन दबाओ। योजना को तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजौरी साहब। और इसके तत्पश्चात मैं झापेड़ा मंडल के आदरणीय मंडल अध्यक्ष महोदय निर्मल कुमार जी गुप्ता को इन शब्दों के साथ बुलाऊंगा कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर हो जीत जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। आदरणीय निर्मल कुमार गुप्ता जी। आज नागरिया में भारत दिवस यात्रा लेकर पधारे आदरणीय हमारे जिला के साफ कोषाध्यक्ष आदरणीय भाई साहब मालदेव जी दानी जी और हमारे भाटखेड़ा के जनपद सदस्य आदरणीय राधेश्याम जी राजौरा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय जी, हमारे पूर्व पार्षद युवा मोर्चा के जिले के मंडल के महामंत्री आदरणीय धर्मेंद्र जी नागर जी, हमारे बिना गांव के पटेल साहब और सभी मल्लिकार्जुन अधिकारी, हमारे एडीएम महोदय जी और हमारे झापेड़ा के आदरणीय तहसीलदार महोदय जी और गृह विभाग के अधिकारीगण, ग्राम पंचायत के सरपंच साहब और समस्त ग्रामवासियों, माताओं बहनों, आप ये लग रहा होगा कि आज हम आपके यहाँ क्यों आए, सारे विभाग के अधिकारीगण भी आए हैं, तो क्यों आए? हम सब इसलिए आए कि प्रदेश के और हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जितनी भी योजना चलाई जा रही है, उससे कोई आपके गाँव में वंचित है तो उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो हम सब आपसे निवेदन करते हैं कि मध्य प्रदेश के और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जितनी भी योजना चलाई गई है, उससे आप लोग वंचित रह गए हो, तो ये आगे
थी और आज दिन बनाने का संकल्प लिया है। तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि अपना अपना आवेदन देके अपने गांव के जितनी भी समस्या है उस समस्या का निराकरण होगा। पहले भी हम विकास यात्रा लेकर आए थे, जब भी हम आपके बीच में सब विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि आए थे, उस टाइम पे भी हमने कई समस्याओं का समाधान वही गांव में मिलकर किया था और आज फिर आए हैं। मोदी जी का कहना है कि हर व्यक्ति को हर योजना का लाभ मिलना चाहिए और वो आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमको भी पता नहीं है कितनी सारी योजना है, तो उस डायरी के माध्यम से तो आने वाले समय में आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने का काम नहीं रहेगा। 2014 के पहले अभी जैसे हमारे आदरणीय राजा साहब जी राजेंद्र ने बताया था कि 2014 के पहले भारत की स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब गारंटी ली है तो उस गारंटी को पूरा करने के लिए आप सबका भी सहयोग जरूरी है। तो अपने हर योजना के अनुसार पात्रता के अनुसार जो व्यक्ति है उसको मिलना चाहिए। मोदी जी का कहना है कि हर गरीब व्यक्ति को हर योजना का आज अपन सब विभाग के यहाँ लोग आए हैं, हम आए हैं, तो यहाँ उस चीज पे कोई ध्यान नहीं देता है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, जब हो जाता है, जब पैसे लगते हैं, जब उन्हें पता होता है कि यार अपने को आयुष्मान कार्ड की जरूरत है, अपने को मुख्यमंत्री से सहायता की जरूरत है, तो उस चीज की जरूरत नहीं पड़े उसके लिए पहले अपने सारे कागजात देके योजना का फायदा ले। इतना ही कहना चाहता हूँ। जय जय भारत। कि वो आकर के हमारे मंच बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस ओजस्वी उद्बोधन के लिए। मुख्य अतिथि परम सम्मानीय भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष परम आदरणीय बालचंद दागी सर, उनको इन शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा कि जो लड़ा भरे वह समर हो गया, जो लड़ा भरे वह समर हो गया, जो न डरा भरी वह डगर हो गया। गाँव में बड़ी कोई चीज नहीं होती, जो मिटा गाँव के देश पर वो अमर हो गया, वो अमर हो गया। आदरणीय ये सुपरवाइजर को देना ये सीसी रोड पंचायत भैया ये पंचायत ये हमारे सभी गांव के ग्रामवासियों एवं मंच पर उपस्थित सम्माननीय पदाधिकारी महोदय, मैं कांकरिया से रहने वाला एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट के बारे में ही कुछ बात करूंगा, क्योंकि मैं कांकरिया से पढ़कर गया हूँ और मेरे कांकरिया में बनी हुई बिल्डिंग भवन जो कि मिडिल स्कूल के लिए आती है और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारे गांव में जो टीचर आते हैं वो यहाँ पर नींद निकाल कर चले जाते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे देश का विकास तब होगा जब हमारे गांव का विकास होगा। अगर गांव के बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो देश का विकास होगा ही नहीं। तो मेरा यहाँ पर पधारे हुए सभी अधिकारी महोदय से निवेदन है कि कृपया हमारे गांव की जो शिक्षा व्यवस्था को अनदेखा किया जा रहा है, वो इस शिक्षा व्यवस्था पर अपना थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें एवं स्वास्थ्य विभाग पर जो जुड़े हुए हैं, अभी हमारे स्वास्थ्य महोदय ने कुछ शब्द बोले हैं, तो मैं यहाँ से बताना चाहूंगा कि ग्राम कांकरिया से लगभग 70 लोग या 70 छात्र पढ़े हुए हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग में 2019 में एडमिशन लिया था। जिनने 2019 में बीएससी नर्सिंग में जिन छात्रों ने एडमिशन लिया, आज तक उनकी फर्स्ट ईयर की एग्जाम नहीं हुई। उनके माँ पिताजी उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे और उनके भविष्य के साथ में क्या खिलवाड़ होगा। ये मेरे कांकरिया की नहीं, राजगढ़ जिले के 5000 छात्रों के अब एडमिशन हुए थे बीएससी नर्सिंग में। अभी तक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की एग्जाम नहीं हुई। तो स्वास्थ्य विभाग में बैठे हुए हमारे पदाधिकारी जी से निवेदन है
कि कृपया इस पर भी अपना ध्यान आकर्षित करें। और हमारे गांव की शिक्षा व्यवस्था, जो हमारे सरपंच महोदय ने अभी कुछ शब्द बोले कि मैं अपने गांव को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहता हूं, तो मेरा आप सभी से निवेदन है, हमारे सरपंच महोदय से भी निवेदन है, हमारे गांव के सहायक सचिव एवं सचिव महोदय एवं गांव के यहाँ पर बैठे हुए सभी नागरिक दोस्त एवं गांव के बुजुर्ग लोग, जब तक आप लोग आगे नहीं आओगे कांकरिया की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। और अगर ग्राम कांकरिया की शिक्षा व्यवस्था को आपको सुधारना है तो सबसे पहले अपने मिडिल स्कूल पर ध्यान देना होगा। जो टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं, हम यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे गांव में आए हुए दोनों टीचर का ट्रांसफर चाहिए। और अगर आप इसमें मेरे गांव के सभी दोस्त और बुजुर्ग लोग अगर इसमें मेरा साथ देना चाहते हैं तो कृपया दोनों हाथ उठाकर ये चीज बोले कि क्या आप कांकरिया के टीचर का ट्रांसफर चाहते हो। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरी बात पर ध्यान दिया जाए। ग्राम कांकरिया की शिक्षा व्यवस्था को काफी नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारे मिडिल स्कूल में यहाँ पर जो टीचर आते हैं वो नींद निकाल कर सीधा चले जाते हैं। तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि हमारे गांव की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। ग्राम पंचायत कांकरिया की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम आज निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ है, इसलिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।